तो फिलहाल सीधा तस्वीरें आप देखिए। इंडिया में 26 तो एनडीए में 38 दल इस वक्त एक साथ मौजूद हैं। जेपी नड्डा भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, ठीक बाईनी और 38 दलों के जितने भी नेता हैं इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सवाल वही कि किसमें कितना दम है। और देखिए, बड़ी माला पहनाकर उनका अभिवादन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और न्यूट्रल पार्टियों को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल यह है कि किंग मेकर की क्या ये भूमिका निभाएंगी। और इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। नितिन धीमान हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, 38 दल एक साथ नजर आ रहे हैं और 38 वर्सेस 26, यानी ये कहें इंडिया वर्सेस एनडीए। क्या कहेंगे आप, किसमें कितना दम? बिल्कुल, क्योंकि बैठक भी शुरू हो चुकी है एनडीए की। और अगर बात करें तो अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए थे, तस्वीरें भी हमने देखी। और तमाम जितने भी चाहे शिंदे हों अन्य हों, उन्होंने स्वागत किया, जेपी नड्डा ने किया। अब यहां पर सवाल उठता है कि यहां पर अब जो एनडीए के बीच जो कुछ क्या कह सकते हैं कि मतभेद या अन्य चीजें थी, क्या वो पूरी ठीक हो गई हैं, नहीं हुई हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले, क्योंकि जितने भी घटक दल हैं उनके बीच लगातार जो है कुछ न कुछ इसी तरह की खबरें जो है वो आती रहती हैं कि मतभेद चल रहे हैं, चाहे बीजेपी जेजेपी का ही देख लें, अन्य का देख लें। तो अब ये बैठक हो रही है क्योंकि तो और करीब 9 बजे तक ये बैठक चलेगी। और इस बैठक के बाद डिनर भी आयोजित किया जाएगा और डिनर के बाद फिर तमाम नेता जाएंगे। उसके बाद डिनर जो बैठक है उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी करीब 9 बजे। उसमें फिर जानकारी दी जाएगी कि बैठक में क्या कुछ चर्चा का विषय रहा। वहीं अगर बात करें तो कई मुद्दे हैं जो कि इसमें विचार किए जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी को इकट्ठा कैसे करें, 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उसमें किस तरीके से, कितना स्ट्रांग तरीके से पार्टी आगे बढ़े। क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष इकट्ठा हुआ है, विपक्ष की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आया था, उन्होंने अपने इंडिया नाम दे दिया है अपने अलायंस का। और दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस एनडीए जो है वो कहा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये भी देखा जा रहा है कि तमाम बीजेपी के नेता वो भी चुनावी मोड में पूरे आ चुके हैं। अब समीकरण भी क्योंकि अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमने देखा कि जीतन राम मांझी एचएम के वो स्वागत के लिए आए हुए थे, शिंदे आए हुए थे जिन्होंने अपनी अब शिवसेना गुट बन गया है। और तीसरे कह सकते हैं चिराग पासवान भी हैं और अजीत पवार भी हैं। तो ये दल नए दल बने हैं पुराने दलों से निकल के। तो ऐसे में एक शिवसेना यहाँ है, एक शिवसेना वहाँ पे ऑपोजिशन की पार्टी में है, एक एनसीपी यहाँ है एनडीए की पार्टी में, तो एक ऑपोजिशन की बैठक में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से 3-4 फ्रैक्शन इस तरीके के हैं जो कि समीकरण अपने आप के नए यहाँ पर बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में आगे क्या समीकरण रहते हैं ये देखने वाली बात जरूर होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि अब विपक्षी दल और सत्ताधारी दल ये एक दूसरे को कितना चैलेंज दे। बस मुख्य विपक्षी दल के सामने ये चैलेंज है कि प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, लीड कौन करेगा, ये जो इंडिया नाम से बनाया है अलायंस, इसको लीड कौन करेगा। क्योंकि यूपीए की चेयरपर्सन तो सोनिया गांधी थी, इंडिया की कौन होगा। और वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जाएगा कि यहाँ पर अब एनडीए जरूर आपस में कनेक्ट हो गए हैं, सभी दलों को साथ में ले रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो कि बिछड़ के गए हैं, क्या उनको भी साथ में लाया जा सकता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल अंदर बैठक चल रही है, देखना होगा क्या निकल के आता है। बिल्कुल नितिन, यहाँ पर विपक्षी दलों ने नामकरण किया, इंडिया बनाया, लेकिन नेता नहीं बताएंगे। जैसे कि आपने फरमाया कि नेता के नाम पर सस्पेंस है। और कांग्रेस भी ये कह रही है कि पीएम पद के लिए उन्होंने ये अलायंस नहीं किया है, उनका जो लक्ष्य है वो कुछ और है। लेकिन क्या समझें, आने वाले समय में मुद्दों पर भी जनता फोकस करेगी, क्योंकि जितने भी नेता थे विपक्षी दलों के, हम सुन रहे थे अभी, मुद्दों की कमी लगी। और ये कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जो गठबंधन बना है, क्या लगता है मुद्दे तलाशने होंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई चीजें हैं जो कि विपक्ष उनको भुनाने में कह सकते हैं कि उतने तरीके से नहीं रहा। एक अग्रेसिव विपक्ष की भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं फेल नजर आता रहा है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, अन्य मुद्दे हों। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर थोड़ी अग्रेसिव नजर जरूर आती है। और अब विपक्ष में जहां आम आदमी पार्टी भी कनेक्टेड है, तो लग रहा है कि आगे, लेकिन एक चीज जरूर देखने वाली होगी, विपक्ष में जितने लोग हैं उनकी विचारधारा कभी ना कभी एक दूसरे के एंटी रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा हमेशा एंटी रही।
टीएमसी सीपीएम की विचारधारा बिल्कुल एकदम के अपोजिट वो एक दूसरे के रहे। तो अब ये इनकी विचारधाराएं अलग रही हैं। अब इनका कहना है बार बार कि देश बचाने के लिए छोटे मोटे मतभेद भुला दिए जाते हैं। तो हम इसलिए इस मतभेदों को भुला रहे हैं। लेकिन जब बात आएगी विचारधारा की, उसमें किस तरीके की चीजें रहेंगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात ये देखना होगा कि मुद्दे क्या ये बड़ा बना पाते हैं, महंगाई के मुद्दे हैं या अन्य जो मुद्दे हैं विपक्ष कहता है वो क्या उसको बड़ा कर पाएंगे, उसके ऊपर इनका क्या कुछ रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तो नितिन, अगर विपक्ष की बात करें और इनके सांसदों की अगर गिनती की मैं बात करूं तो 150 सांसद हैं, जितने भी नेता वहां पर मंच में हमने देखे। वहीं अगर एनडीए की बात करें हम तो 350 के करीब सांसद हैं। तो अगर ग्राफ के तौर पर देखें तो भाजपा का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। नितिन, देखिए फिलहाल तो पलड़ा भारी है क्योंकि दूसरी वहाँ विपक्ष में है सारे, यहाँ सत्ता पक्ष में है सारे। और चुनाव, क्योंकि ये देखना होगा कि विपक्ष, पहली बात सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि सारा महागठबंधन विपक्ष का है वो इकट्ठा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने इससे पहले जितने भी महागठबंधन या इस तरीके की चीजें देखी वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। जो कुछ हुआ थोड़े दिन बाद वो कोलैप्स होते हुए देखे, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुंबई का है जहां कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना तमाम ने इकट्ठे होकर सरकार बनाई। कितने दिन चली सबको पता है। इसी तरीके के बिहार में पहले बनाई थी, फिर गिर गई थी, एनडीए में शामिल हो गए थे नीतीश कुमार, दोबारा फिर अपना महागठबंधन बना लिया आरजेडी के साथ। तो तमाम इस तरीके की चीजें की गई। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या आगे भी इस तरीके का ये गठबंधन कोई बड़ा इसको लीड करवाते। पहली बात, इनको आपस में टिकना होगा अपनी विचारधाराओं को भुला के। दूसरी बात, अब कई जगह धर्म संकट है। जिस तरीके से अगर बात करें, आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन तो नहीं कह सकते, एक दूसरे को साथ दिया है इन्होंने ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपोजिशन की मीट में। तो अपोजिशन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में है, दिल्ली में है, वो वहां पर एक दूसरे को घेरते हैं। तो क्या वो यहाँ भी घेरेंगे या किस तरीके का समीकरण रहेंगे? लेकिन नितिन, दूसरी तरफ अगर पंजाब की मैं अकाली दल की बात करूं, वो किसी के साथ नहीं है। और यहीं पे यूपी की बात करूं तो बसपा भी किसी के साथ नहीं है। तो क्या समझे, किंग मेकर की भूमिकाएं वो पार्टी भी निभाती हुई नजर आएंगी जो किसी के साथ नहीं है, ना बीजेपी के ना विपक्ष के। देखिए वो पत्ते सब लोग बाद में खोलेंगे कि किस तरीके से किसके साथ जाना है। भले ही पंजाब में अकाली दल और बसपा का गठबंधन है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गाहे बगाहे नेताओं के बयान आ जाते हैं कि बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन हो सकता है। क्योंकि जो गठबंधन टूटा था वो वैचारिक मतभेद से नहीं टूटा था, वो टूटा था किसान आंदोलन के वक्त। वो विषय खत्म हो गया। तो क्या आप दोबारा आ सकते हैं, ये बहुत चर्चा का विषय है। वहीं कई और गठबंधन हैं जो कि बीजेपी के इसी तरीके से टूटे थे किन्हीं कारणों के साथ। तो वैचारिक मतभेद भुला करके उन कारणों को साथ लेकर के ये भी हो सकता है कुनबा और बीजेपी का बढ़ता जाए। हाल ही में ओपी राजभर जो परसों पार्टी में लौटे हैं, यूपी की काफी सीटों, यूपी बिहार काफी सीटों पर वो अपना दमखम रखते हैं। जीतनराम मांझी अभी सत्ता में ही थे, उनके पुत्र भी वहां थे, तो वो भी पार्टी छोड़ के अब एनडीए में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुणा भाग सभी ने इस पूरे मामले पर किया होगा। और जहां तक बात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की, तो ये बात तो मानने वाली होगी कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री मोदी जितना कोई टॉल चेहरा फिलहाल नहीं है। राहुल गांधी पर एक बार दांव खेला जा चुका है और प्रियंका गांधी है, तमाम नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जैसा कोई टॉल नेता जब तक विपक्ष के पास नहीं आता। ममता बनर्जी की बात होती है, नीतीश कुमार की बात होती है, ये तमाम जो हैं वो रीजनल नेता हैं, अपने क्षेत्रीय नेता हैं। तो देश की जब बात आती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा चेहरा, पहले मनमोहन सिंह थे, अब मनमोहन सिंह चूंकि अब राजनीति से रिटायरमेंट ले चुके हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कोई बड़ा टॉल चेहरा और कोई नजर नहीं आ रहा। इसी क्या बड़ा एक, और ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना चेहरे के वो लड़ेंगे और सबसे पहली रणनीति है कि बीजेपी को हराना है। उसके बाद प्रधानमंत्री चेहरा, अन्य चेहरे देखे जाएंगे। तो वो भी देखने वाली बात होगी कि क्या ये बिना चेहरे के चुनाव में लड़ पाएंगे या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि अभी तो बैठकें शुरू हो रही हैं, बैठकों का दौर शुरू होगा,
फिर बीजेपी अपनी जो रणनीतियां लेकर के लोगों के बीच कोई अभी तो पिछली बार 300 पार इस तरीके के नारे दिए गए थे, इस बार तो वो भी अभी मोटो देने हैं, या कितना पार्टी जो है गेन करेगी, या एक सर्वे कराने, तमाम चीजें अभी होनी है। ये अब मान के चलिए कि अब अगले 6-7 महीने अब फुल तैयारी से, जब तक आचार संहिता नहीं लगती, फुल तैयारी से ग्राउंड में। और इससे पहले से जब 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे हुए थे, पिछले महीने पूरा 1 महीना इसको मनाया गया, उसी वक्त बीजेपी ने ग्राउंड में जाकर के तैयारी शुरू कर दी थी। कांग्रेस की तरफ से अभी कोई बड़ा, राहुल गांधी की यात्रा के बाद इस तरीके का कुछ प्लान नहीं किया गया कि किस तरीके से लोगों के बीच जाना है या कोई बड़ी रैली प्लान करनी है, वो सब चीजें अभी तक नहीं देखी गई हैं। लेकिन सत्ता पक्ष ने ये तमाम चीजें शुरू कर, केंद्रीय मंत्रियों को भी कह दिया है कि वो भी अब मंत्रालय से बाहर निकल के लोगों तक पहुंचे। उनको भी कहा गया कि इतने लोगों से जुड़िए, हर घर से जुड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बूथ लेवल तक तो बीजेपी पहले पहुंची थी, अब पन्ना प्रमुख तक। पन्ना प्रमुख का मतलब है कि किसी भी बूथ पर जब लिस्ट आती है नेताओं वहां के वोटर्स की, तो उसके पन्ने होते हैं, मान लीजिए 15 पन्ने हैं, तो हर पन्ने पर एक प्रमुख लगा दिया है। यानी कि इतना डाउन तक बीजेपी जो है वो घुस चुकी है, ग्रास रूट तक। तो उनकी बैठकें भी की जा रही हैं। तो उस लेवल पर उसको अगर चैलेंज करना है तो विपक्ष को भी उस लेवल की रणनीति बनानी पड़ेगी। और इसमें अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास, अगर कुछ पार्टियों की बात करें, टीएमसी की बात करें, वो भी ग्राउंड लेवल पर उनकी मैनेजमेंट भी बिल्कुल सही होती है। नीतीश कुमार की बात करें, उनकी मैनेजमेंट भी। लेकिन बाकी जो दल हैं, क्या वो उस मैनेजमेंट तक जा पाएंगे? और दूसरा एक और गणित राजनीति में देखा जाता है, शहरी वर्सेस रूरल। अगर आप बहुत ज्यादा रूरल पार्टी है तब भी वो पूरा सरवाइव नहीं कर पाएगी, बहुत ज्यादा शहरी है तब भी नहीं। आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है। ऐसा ही गणित बीजेपी और अकाली दल रखते थे कि एक शहरी पार्टी थी बीजेपी, अकाली दल रूरल देख लेता तो अपना सरकार बना लेते थे। जब से ये अलग हुए हैं तब से इस तरह की चीजें सामने आ रही। वैसा ही यहाँ पर चाहे हरियाणा हो या कोई भी जगह हो, वहां पर ये देखा जाता है रूरल वर्स और अर्बन में एक बैलेंस रखना पड़ता है। तो वो बैलेंस क्या अपोजिशन पार्टियां बना पाएंगी वही या नहीं बना पाएंगी? अगर यहाँ पर देखें हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा ये कितना ज्यादा बड़ा हो गया है, और सोशल मीडिया से लेकर अगर हम उनके पूरे कार्यकाल को देखें तो काफी बेहतर काम किए हैं उन्होंने अभी तक। अगर फ्रांस की बात की जाए या फिर उससे पहले यूएई की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, या जितने देशों के साथ हमारी जो विदेश नीति है वो काफी बेहतर तरीके से चल रही है, और इंडिया में भी काफी अच्छे काम हो रहे हैं। और हरियाणा का एग्जाम्पल तो आप दे ही चुके हैं कि किस तरीके से खट्टर सरकार भी तमाम लोगों के साथ जुड़ने का काम कर रही है, और शहरी से लेकर ग्रामीण वोट बैंक को साधने के लिए भी ये कोशिशें लगातार जारी हैं। तो ऐसे में क्या समझें कि विपक्ष अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए ये एकजुटता दिखाने का उनका ये आखिरी विकल्प था? ये अभी कह सकते हैं, आखिरी विकल्प भी कह सकते हैं। अगर इकट्ठा नहीं हुआ विपक्ष तो आगे कोई चांस नहीं है। पिछली बार ये शुरुआत कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी, और इस बार ये शुरुआत नीतीश कुमार से की गई थी। एक बार बीच में तेलंगाना के टीआरएस की तरफ से भी की गई थी, सभी को इकट्ठा करने की कोशिश। लेकिन क्योंकि जहां तक हम बात करें, राजनीति में गणित बनते बिगड़ते हैं। जहां तक कल तक जो नेता बीजेपी के विरोध में थे, अब वो इकट्ठे होकर के एनडीए में आ गए हैं, और जहां जो सत्ता के साथ थे वो विपक्ष में जा चुके हैं। और जहां तक बात, चलिए ठीक है नितिन, नजर रखिएगा आप। तो नितिन हमारे सहयोगी तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे, और तस्वीरें आप भी देखिए। दिल्ली में एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है, और बैठक को लेकर जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाएंगे।